स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। इस चैनल का, इन कॉन्वर्सेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है, सकारात्मक सोचें, बोलें और कार्य करें और सकारात्मकता फैलाएं। आइए इस बाह्य जगत से बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ एक्सपीरियंस लें, एक्सपोजर लें और अंतस की ओर यात्रा करें, अंतर्मुखी हों। आप सभी का आज की इस चर्चा में स्वागत और अभिनंदन। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। ही होल्ड्स PhD in management. He is internationally recognized as emotional and social intelligence expert, author, corporate trainer, management speaker, blogger and what not. The list does not end here. आइए आप सभी के साथ बड़े ही आदरपूर्वक स्वागत करते हैं अ वेरी प्लीजेंट पर्सनालिटी, सोशलीजेंस के फाउंडर आदरणीय डॉक्टर संदीप आत्रेय सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। इट्स प्लेजर टू हैव यू फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। आपके कुछ लिखे हुए आर्टिकल्स को मैं रिव्यू कर रहा था और एकाएक मेरा ध्यान 8 जून 2021 का एक आर्टिकल लेट्स गेट इट राइट, उसको मैं पढ़ रहा था और जिस तरह से आपने उसको समअप करते हुए क्वेश्चन छोड़ा, मतलब जो क्वेश्चंस पे उसको लीव करा, व्हाई वी आर हियर। आई थिंक लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक कि हम खाना खाते हैं, पैसे कमाते हैं, हम जो ये जीवन जी रहे हैं, इसमें ये जितने भी कार्य हैं जो हमारे दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं, ये हमारे जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, व्हाई वी आर हियर? क्या यह मात्र एक संयोग है या यह कोई स्वर्णिम अवसर है? व्हाट इज योर थॉट? कपिल, इस सवाल का जवाब आप रिलीजन से ढूंढें, फिलोसफी से ढूंढें, साइंस, उसमें भी न्यूरो साइंस से, साइकोलॉजी से ढूंढें, आप इसको ऑकल्ट से ढूंढें, आप जिस तरह से ढूंढेंगे उसका अलग जवाब मिलेगा। और मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, जो कि मेरा काम न्यूरो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, मुझे लगता है मैं अगर इसे सिर्फ साइंटिफिक एंगल से देखूं तो वी हैपेंड, वी वर नॉट बॉर्न, वी हैपेंड। इतना कुछ एक साथ आया जिससे जन्म हुआ एक इंसान का, और वो मैं हूँ, वो आप हैं। लेकिन इसमें हमारा चुनाव नहीं है। हम बाकी किसी भी एनिमल की तरह हैं। आज हम होमो सेपियंस हैं, उसके पहले शायद एक वक्त पे निएंडरथाल्स, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, होमो इरेक्टस, न जाने क्या होते हुए आज होमो सेपियंस बने। एब्सोल्युटली। और आज मैं और आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं वो मस्तिष्क के सिर्फ यहाँ के 4% हिस्से से पूछ रहे हैं। अगर एक दिन कहीं पे इस तरह से कोई चीज़ लगी हमको, किसी भगवान नगर एक्सीडेंट्स है, और ये 4% हिस्सा जो PFC OFC कहलाता है, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अगर यहाँ पर टकरा है तो इसके बाद इस तरह के एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस आना भी बंद हो जाएंगे हमारे। क्योंकि 96% हमारा जो ब्रेन है वो एनिमल का है और सिर्फ 4% जो है वो यूनिकली ह्यूमन है। तो अगर मैं साइकोलॉजी के एंगल से, न्यूरो साइकोलॉजी के एंगल से देखूं तो ये सवाल शायद उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि वी जस्ट हैपेंड। और जिस तरह से एक किसी भी स्पीशीज का सिंपल सा एक ही इवोल्यूशनरी गोल होता है, दैट इज सर्वाइवल एंड दैट टू फॉर लॉन्ग इनफ टू पास ऑन योर जीन्स, यानी सर्वाइवल और प्रोक्रिएशन। तो हम इसी के लिए ह्यूमन बींग्स की भी बेसिक इवोल्यूशनरी गोल तो वही है, सर्वाइवल और प्रोक्रिएशन। तो अगर मैं साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी एंगल से देखूं तो ये है। लेकिन अब मैं अगर इसे फलसफे के एंगल से देखूं तो सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि मैं क्यों ऐसा मानूं कि मैं 96% जानवर हूं और उस बारे में सोचता रहूं, उसके बजाय मैं 4% ह्यूमन हूं। इस यूनिकनेस को चैंपियन और सेलिब्रेट करते हुए अपनी जिंदगी के माने गढ़ूं, ये बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है कि उस परिप्रेक्ष्य में आपका जो सवाल है उसका जवाब ये होगा कि हम यहाँ क्यों हैं, इसका जवाब ढूंढना नहीं, चुनना पड़ता है। अब एक इंसान इसे पहेली की तरह देखे और एक इंसान इसे चुनाव की तरह देखे। मुझे सारांश फिल्म का वो एक डायलॉग बहुत याद आता है जिसके अंदर जब
अनुपम खेर जो टीचर बने हैं, उनके बेटे की डेथ हो जाती है और वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो उनका एक दोस्त, बहुत ही दुबला पतला सा दोस्त है, मुझे आज भी याद आता है, वो बैठे हुए हैं अनुपम खेर के साथ और कहते हैं उनका नाम लेके कि ज़िंदगी में मकसद मिलता नहीं है, ढूंढना पड़ता है। आज मैंने मकसद सिर्फ इतना ढूंढ लिया है कि मुझे सुबह जो है वो भाभी के लिए जो है वो पूजा के फूल चुन के लाने हैं या दूध लेके आना है, ऐसा कोई डायलॉग था और वो मेरा ज़िंदगी का मकसद है और वो मुझे सुबह उठाता है और वो मुझे पूरे दिन चलाता है। तो मुझे लगता है कि ये मकसद तो ढूंढा जाता है, ऐसा गलत है। ये मकसद चुना जाता है और वो मकसद कुछ भी हो। आपको शायद पता नहीं है, आपने सुना है, आई एम श्योर आपने सुना होगा निदा फाजली की गज़ल, ये ज़िंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है, तुम्हारे पैरों से चल रही है, तुम्हारी आवाज़ में गले से निकल रही है, तुम्हारे लफ्ज़ों में ढल रही है। ये ज़िंदगी जाने कितनी सदियों से यूं ही शक्लें बदल रही है। ये ज़िंदगी बदलती शक्लों बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा, जो इस घड़ी नाम है तुम्हारा। इसी से सारी चहल पहल है, इसी से रोशन है हर नज़ारा। सितारे तोड़ो या घर बसाओ, अलम उठाओ या सर झुकाओ, तुम्हारी आंखों की रोशनी तक है खेल सारा। ये खेल होगा नहीं दोबारा, ये खेल होगा नहीं दोबारा। तो निदा फाजली यही कह रहे हैं कि अब आप इस टाइम अलम उठाओ, आप सर झुकाओ, आप घर बसाओ, आपको जो करना हो बस ये एक बार है। अब आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सिलेक्शन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज देयर एनी कोरिलेशन और रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी? मुझे लगता है मैं एक बहुत ही अदना इंसान हूँ इतने बड़े सवाल के जवाब देने का, क्योंकि साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी मैं दोनों में ही मुझे लगता है मैं अभी भी उनकी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। पर मेरी समझ के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का जो आपस का मेल है वो एक बड़ा एस्टैब्लिश्ड मेल है, क्योंकि दोनों सवाल एक ही पूछ रहे हैं और सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई मैं कौन हूँ। अब मैं कौन हूँ का सवाल जो है उसका जवाब साइकोलॉजी जो है वो माइंड के एंगल से लेके आती है और स्पिरिचुअलिटी जो है वो सोल के एंगल से लेके आती है। तो दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, पर दोनों का जो सवाल और दोनों की जो मंजिल है वो सेम। और मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी को कनेक्ट करने की कोशिश भी मुझे बहुत अहमकाना लगती है, फॉर द ऑब्वियस रीजन कि मैं जब साइंस को रिलीजन के टर्म्स में नहीं समझाता तो फिर रिलीजन को साइंस में टर्म्स में समझाने का मेरे ऊपर क्यों प्रेशर है। उसी तरह से जब तक मैं स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स में साइकोलॉजी को नहीं समझा रहा हूँ तो फिर मैं साइकोलॉजी को स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स में क्यों समझाऊँ। मुझे लगता है कि चीजें को एग्जिस्ट कर सकती हैं, वो हमेशा कोऑपरेट या कॉम्पीट क्यों करें। तो पर्सनली मेरा मानना है कि स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअलिटी रहने देते हैं, हम साइकोलॉजी को साइकोलॉजी रहने देते हैं। दोनों अलग अलग रास्ते हैं, मंजिलें सेम हैं। दोनों में से किस रास्ते से आपको वो मंजिल मिलती है वो आपकी फितरत और आपकी ज़िंदगी की टाइमिंग पे डिपेंड करता है। मीरा को जो है वो एनलाइटनमेंट प्यार से ही मिलेगा और बुद्ध को ध्यान से ही मिलेगा। अब बुद्ध जो है वो प्रेम से ढूंढने जाए और मीरा ध्यान से ढूंढने जाए, मुझे लगता है वो शायद बहुत अच्छा। Very nice, very nice. Do you get angry? Oh, I get angry. Of course, everybody gets angry. And how do you control it? देखिए 7 इमोशंस यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन और बेसिक इमोशंस माने जाते हैं 7। वो हैं हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, डिस्गस्ट, कंटेम्प्ट। और उसके अलावा हम सब जो जानते हैं कि भाई डिस्गस्ट, कंटेम्प्ट, एंगर, फियर, इनके अलावा जो है वो इमोशंस और बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही इमोशंस बेसिक इमोशंस हैं, लेकिन एंगर एक बेसिक इमोशन है। एंगर एक शख्स को, देखिए इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। तभी आप देखेंगे गुस्से में एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है, सैडनेस में नीचे की तरफ जाती है, हैप्पीनेस में ऊपर की तरफ उठती है, फियर में पैरों की तरफ खून दौड़ता है, गुस्से में हाथों की तरफ खून दौड़ता है। ये बायोलॉजी है। सो इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। एक चीता को भी गुस्सा आएगा और एक इंसान को भी गुस्सा आएगा और एक बर्ड को भी गुस्सा आएगा, आप सबको गुस्सा आएगा। गुस्सा मतलब एंगर इज नेचुरल। एक होता है प्योर एंगर, वो तो मुझे लगता है हम सबको आता है और आना चाहिए, क्योंकि वो एक क्रिएटिव फोर्स है, उससे कुछ ना कुछ क्रिएट होता है और कुछ नहीं तो सर्वाइवल क्रिएट होता है। अब कोई बहुत शख्स पास आ जाएगा और मुझे लगता है वो मुझे मारने वाला है और मैं 2 ही चीजें कर सकता हूँ, फाइट और फ्लाइट। अब मैं या तो फ्लाइट करूँ या मैं, मुझे लग रहा है अब जाने का कोई मौका नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ना वो इंसान बहुत खतरनाक होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि अब वो लड़ ले, बिल्कुल सही, वो लड़ ले। तो मुझे लगता है कि वो प्योर एंगर तो हम सब में, मुझ में भी है। एक होता है प्रोग्राम्ड एंगर।
प्योर एंगर ऐसा होता है कि भाई किसी ने आपके पाँव पे पाँव रख दिया और वो हटा ही नहीं रहा है, तो ये एंगर तो आना है। एब्सोल्युटली। लेकिन वो टॉवेल जो है, वो तौलिया, वो वहां पे क्यों नहीं रखा है? उसे वहां होना चाहिए, वो वहां पे नहीं रखा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ और 5 years की ट्रेनिंग लेके आया। नाउ दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो एंगर कंट्रोल करने का तरीका एक ही होता है। प्योर एंगर को तो वन शुड टैप इनटू, और वो प्योर एंगर की तो बात ही अलग है कपिल। एक आदमी को साउथ अफ्रीका के एक टाउन में स्टेशन पे धक्का दिया जाता है और वो स्टेशन पे गिरता है। उसके बाद उनके लेटर्स बताते हैं कि वो घंटों वहाँ बैठे रहे स्टेशन पे। पहले उनके अंदर थॉट आया पलायन का, कि अब पहले गुस्सा आया कि इनको तो छोड़ेंगे नहीं टाइप्स। फिर दूसरा आया पलायन का कि वापस चलो अपने देश, यहाँ रह के क्या करना है। और तीसरा आया दैट व्हाई कांट आई यूटिलाइज माई एंगर टू ब्रिंग अ चेंज। मुझे बड़ी खुशी है कि उस दिन वो शख्स उस प्लेटफॉर्म पे इतने घंटे बैठ गया, क्योंकि अगर वो जल्दी निकल आता ना तो इस दुनिया का इतिहास ही कुछ और होता। कैसे उस मोमेंट ने मोहनदास को महात्मा बनाया। तो मुझे लगता है कि एंगर तो बहुत अमेजिंग क्रिएटिव फोर्स। एक फिल्म थी, मुझे याद आती है, राजकुमार संतोषी की घातक। उसके अंदर अमरीश पुरी का एक डायलॉग है, वो सनी देओल कहता है, क्रोध को पालो, क्रोध को पालो, है ना। वो एक बहुत ताकत बनता है। मुझे लगता है गांधी जी बहुत से एग्जाम्पल। लेकिन प्रोग्राम्ड एंगर बड़ा खतरनाक है कि भाई आपने मेरे पाँव क्यों नहीं छुए, आपको पाँव छूने चाहिए। अभी प्रोग्राम्ड एंगर है। इज इट कनेक्टेड टू ईगो? हाँ, मैं ईगो की डेफिनेशन मेरी थोड़ी सी अलग है कपिल, पर मैं इसको एक बार कंप्लीट करूं कि यस प्लीज। जो प्रोग्राम्ड एंगर है उससे डील, आपका सवाल था कि उसको कैसे डील किया जाता है। प्रोग्राम्ड एंगर वो डीप्रोग्राम होकर करना होता है कि आपको पता चलना चाहिए कि ये आप नहीं है, ये आपकी प्रोग्रामिंग है। और आप अगर प्रोग्राम हो सकते हैं तो आप डीप्रोग्राम भी हो सकते हैं, आप कोड हो सकते हैं तो डीकोड भी हो सकते हैं। वो वेरी गुड, लर्न और अनलर्न, फिर रीलर्न। और वो साइकोलॉजी का काम है। वो स्पिरिचुअलिटी शुरुआत कर सकती है, साइकोलॉजी उसको आगे ले जाती है। स्पिरिचुअलिटी ट्रिगर करती है, साइकोलॉजी उसकी प्रोसेस पकड़ती है। अब मैं आपके दूसरे सवाल पे आऊंगी, क्या वो ईगो से कनेक्टेड है? मेरा मानना है, पर्सनली ये मेरा मानना है कि ईगो का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो आप लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, पोलाइटली बोलते हैं या लोगों से अक्खड़ तरीके से पेश आते हैं, एरोगेंट होते हैं। उल्टा मेरा मानना है कि अधिकतर ईगोइस्ट जो हैं वो बाय डिजाइन पोलाइट होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे पोलाइट लोग ईगोइस्ट होते हैं, पर अधिकतर ईगोइस्ट जो है वो जानबूझ के पोलाइट होते हैं। उसकी वजह है क्योंकि वो जानबूझ के इतना डिस्टेंस आपसे रखते हैं कि आप उनको हर्ट ही नहीं कर पाओ। ये उनका साइकोलॉजिकल एक टैक्टिक है। ईगो की मेरी डेफिनेशन ये है कि हाउ सून एंड हाउ अर्ली डू यू गेट हर्ट। ईगो की मेरे हिसाब से और कोई डेफिनेशन नहीं। ईगो का मतलब है हाउ सून एंड हाउ इजीली डू यू गेट हर्ट। अगर आप बहुत जल्दी हर्ट होते हैं ना तो आप में बहुत यू हैव अ बिग हेयरी स्वोलन ईगो, एज सिंपल एज दैट। तो क्या ईगो से कनेक्टेड एंगर? एक्सट्रीमली कनेक्टेड है। इसीलिए आपने देखा होगा देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल। एक वो हु टेक देमसेल्व्स सीरियसली एंड टेक देयर वर्क लाइटली, और दूसरे वो जो हु टेक देमसेल्व्स लाइटली एंड टेक देयर वर्क सीरियसली। एंड पीपल हु टेक देमसेल्व्स लाइटली एंड टेक देयर वर्क सीरियसली, उनके गुस्सा कम आता है उनको, क्योंकि वो अपने आप को कम वैल्यू देते। वो कहते हैं यार मैं तो, मतलब वो शाहिर का वो लाइन है ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। तो वो वाला जो टेक देमसेल्व्स लाइटली वाले लोग रहते हैं ना, उनको फिर एंगर थोड़ा कम आता है। वो प्योर एंगर तो आएगा उनको, because that's a natural process. That's natural. मतलब एंगर नहीं आया, मेरा मानना है वो आदमी बहुत नकली है। अगर आपके पिताजी आप पे गुस्सा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक इसी से मेरा एक क्वेश्चन रिलेटेड है। बीइंग यू एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज से डील करते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन चैलेंज दैट यू आर हियरिंग फ्रॉम दिस साइड? मतलब जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयज से है, इतने सारे कॉर्पोरेट से आप जब डील करते हैं, तो ऐसा कौन सा चैलेंज है कॉमन जो आप सभी में पा रहे हैं? मेरा मन तो कर रहा है कि मैं उसको सिर्फ साइकोलॉजी के एंगल से बोलूं, क्योंकि मेरा काम वैसा है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का और इमोशनल इंटेलिजेंस का। पर मैं पहले उसको मैनेजमेंट के एंगल से बोलता हूँ, क्योंकि मेरा काम एक्चुअली इंटरसेक्शन पे मैनेजमेंट के और साइकोलॉजी का। राहुल बजाज ने एक बार बड़ी खूबसूरत बात बोली थी। राहुल बजाज ने एक बार बोली थी कि इंडियन इंडस्ट्री की एक ही प्रॉब्लम है, और वो ये कि एम्प्लॉयर उतना ही पे करता है जितना एम्प्लॉई को बने रहने के लिए काफी है, और एम्प्लॉय उतना ही काम करता है जितना उसके बने रहने के लिए काफी है। सो इट इज ऑलवेज
यू नो आई एम पेइंग ओनली दैट मच जिससे वो यहाँ रुक जाए, Yes. एंड ही इज ऑल्सो वर्किंग ओनली दैट मच जिससे वो यहाँ रुक जाए. बिल्कुल. मुझे लगता है बजाज साहब की इस बात से मैं सहमत हूँ. हम्म. मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों की तरफ से आता है वही आता है कि एम्प्लॉयर को हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन मेरे यहाँ काम कर रहा है ना, ये ऐसा हल्का सा यू नो डिटैच्ड काम कर रहा है, हल्के से अनमनेपन के साथ काम कर रहा है. हम्म. और एम्प्लॉय के साथ भी यही आता है. एम्प्लॉय कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ना काम में फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा. अब मैं कैसे बताऊं कि आप अटैच हो गए तो फुलफिलमेंट मिलेगा, Yes. और आप अटैच हो गए तो फुलफिलमेंट मिलेगा. पर प्रॉब्लम ये है कि आप अटैच हो गए तो एक्सपेक्टेशन भी आएगा. अब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा तो फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि अटैचमेंट घटेगा. मतलब वो एक विशियस सर्कल है. हम्म. वो यू नो फराज और फैज ये बड़े अमेजिंग शायर हैं. तो मुझे अभी भी याद है एक नज्म. वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे. हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, इश्क काम के आड़े आता रहा और काम से इश्क उलझता रहा, और आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया. तो न इश्क किया ना काम किया. तो प्रॉब्लम ये है कि न तो एम्प्लॉय ना इश्क कर रहा है अपने काम से, Yes. है ना, न काम वो चुन रहा है जिससे उसको इश्क. How do you encounter this with your psychologically background? साइकोलॉजिकली जब इसको आप इंटरवेंशन करते हैं तो अब जैसे दो तरह के लोग, मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ तो मैं एक्चुअली मान के चलो आप 25 लोगों को एक साथ ट्रेन कर रहा हूँ, और एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वो मुझसे मिलने आते हैं तो वो अकेले मेरे साथ 1 घंटा बिता सकते हैं. तो ये अलग अलग तरीके होते हैं. लेकिन जो एक कॉमन चीज मुझे करानी पड़ती है कि ये यकीन उनमें लाना पड़ता है एम्प्लॉइज में कि पहले तो आप पैसे के लिए काम नहीं करो, पैसे के लिए भी काम करो, ही काम मत करो. हाँ. क्योंकि पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर है. पर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि पैसा कमाने की प्रोसेस एंजॉय नहीं की जाए ना तो पैसा सुख नहीं दे सकता. बिल्कुल. Yes. पैसे का होना सुख नहीं है, पैसे का ना होना दुख है. नाउ देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. पैसे का ना होना दुख है जी. पर पैसे का होना सुख नहीं है. तो फिर क्या सुख है? तो वो जो सुख है ना, वो सुख आपको पैसा कमाने की प्रोसेस आप कितनी एंजॉय कर उससे आता है. इसके लिए एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट जिनका अभी सितंबर में बर्थडे आता है, मिहाय चिक्सनमिहाय नाम के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं. उन्होंने ये सवाल पूछा कि यार लोग खुश जो रहते हैं वो क्यों रहते हैं, और कौन से रहते हैं और कौन लोग खुश नहीं रहते, तो खुशी का फैक्टर क्या है. तो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पता लगाया. जैसे विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि मीनिंग ढूंढो, आप अपना मीनिंग ढूंढोगे. इफ यू कैन गिव मीनिंग टू योर सफरिंग तो आपकी जिंदगी में पर्पस क्रिएट होगा. पर विक्टर फ्रैंकल अलग जमाने के वक्त के लोग इंसान थे, और आप जानते ही वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप और उस सब से गुजरे और इन सर्च ऑफ मीनिंग फिर उन्होंने लिखी. पर मिहाय चिक्सनमिहाय बड़े अमेजिंग आदमी, वो भी बड़ी मुश्किलों से गुजरे. पर उन्होंने जो फैक्टर निकाला कि भाई एक इंसान कब खुशी महसूस करता है, रिश्ते में, काम में, पढ़ाई में, कब, इन सब डोमेन्स में कब. तो उन्होंने बड़ा अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स निकाले और उसके बाद उन्होंने एक ही वर्ड निकाला और वो वर्ड था फ्लो. आज मैं और आप बात कर रहे हैं और इस बात में एक फ्लो है और पता नहीं चलेगा वक्त कब गुजर गया. बस ये खुशी है. आप पढ़ने बैठे, पढ़ते पढ़ते आप फ्लो में आ गए, बस खुशी. आप काम कर रहे थे, काम करते करते घंटे पता ही नहीं चले, बस ये खुशी है. आप रिश्ते में साथ हैं, आपको पता ही नहीं चला वक्त कब गुजर गया, ये खुशी है. तो उन्होंने कहा फ्लो, और फ्लो का एक ही उन्होंने बड़ा अच्छा सा ग्राफ बनाया. उन्होंने कहा फ्लो का मतलब होता है एक तरफ आप अपने स्किल प्लॉट करो, एक तरफ चैलेंज. तो जब आपके स्किल और चैलेंज प्रोग्रेसिवली इन टैंडम साथ बढ़ते रहें तो जिंदगी में फ्लो क्रिएट होता है. तो अगर मैं आज काम कर रहा हूं और काम करते करते आज मैं बैडमिंटन खेलते खेलते फ्लो में आ गया, तो अब आप ये मुझे खुशी मिली. But that is also for some limited time, right? वो लेवल डाउन भी होता है, राइट? वो लेवल डाउन होगा, और वो लेवल जब डाउन होगा तो आप उस फ्लो को रीस्टैब्लिश करें. यानी क्या हुआ, स्किल या चैलेंज में से कोई एक गड़बड़ा गया. राइट. मान लो आप खेल रहे हैं और खेलते खेलते आप सामने वाले को हराने लग गए और आप कहते हो यार अब मजा नहीं आ रहा, और फिर दूसरा आता है वो आपको हराने लगता है, आप कहते हो अभी मजा नहीं आ रहा. फिर एक आता है और कहता है अब तुम कभी हरा रहे हो, कभी मैं हरा रहा हूं. इसको कहते हैं, एक साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है दैट वेरिएबिलिटी ऑफ अवार्ड इंक्रीजेस इट्स डिजायरेबिलिटी. वेरिएबिलिटी ऑफ अवार्ड और रिवॉर्ड इंक्रीजेस इट्स डिजायरेबिलिटी. तो एक छोटा सा ऐसा जो फ्लो क्रिएट करने के लिए स्किल और चैलेंज का. अब एम्प्लॉइज अधिकतर क्या रहते हैं, उनके स्किल्स काफी हैं, चैलेंजेस कम है, उतने स्किल्स को यूज नहीं कर पा रहे तो खुश नहीं रहता. कई लोगों के साथ उल्टा है, उनके चैलेंजेस बड़े हैं, स्किल कम है, तो वो खुश नहीं रह पाते.
और ट्रेनिंग क्या करती है, ट्रेनिंग स्किल्स और चैलेंजेस दोनों के गैप्स को ब्रिज करती है और साथ ले जाने की कोशिश करती है। What is your biggest, with due respect, your biggest weakness? मेरी बिगेस्ट वीकनेस ही मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। क्योंकि मुझे लगता है एक इंसान का वीकनेस या स्ट्रेंथ नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्टेक्चुअली स्ट्रेंथ और कॉन्टेक्चुअली वीकनेसेस बनते हैं। जैसे मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो दोनों एक ही है, और वो ये है कि मैं एक बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ। और मुझे लगता है कि सेंसिटिव होने की मुझे जिंदगी में स्ट्रेंथ की तरह भी बहुत सक्सेस मिली है, और वीकनेस की तरह उसकी वजह से मेरी लाइफ में चैलेंजेस भी थे। पर मुझे लगता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस एक ही चीज़ हो जाती है जब आपकी, तो आपको फिर एक और चीज़ डेवलप करना पड़ता है कि भाई सेंसिटिविटी तो मुझ में है, तो अब सेंसिबिलिटी भी डेवलप करूँ जी। तो सेंसिटिविटी क्या है, स्विच है, लेकिन सेंसिटिविटी जो है उस पर रेगुलेटर जोड़ देते हैं कि भाई अभी सेंसिटिविटी 5 रखो, अभी 4, अभी 3, अभी 1, अभी 2, उसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब मैं अपनी सेंसिटिविटी खो दूँ तो फिर मजा क्या, क्योंकि अब गालिब तक कह गए हैं कि दिल ही तो है ना संग के दर्द से भरना है, क्यों रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों, मतलब आप सताओगे तो रोएंगे नहीं क्या हम, मतलब हम सेंसिटिव तो हैं। पर फिर गालिब अगर ऐसा कहते हैं तो फिर गालिब ये भी कहते हैं कि भाई एक इंसान जो है उसको इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो उसमें थोड़ी सेंसिबिलिटी हो, अक्ल हो। वेरी नाइस सर। सो व्हाट इज दैट, एक एडवाइस आप, आई मीन आपकी लाइफ में बहुत सारे रोल मॉडल्स होंगे, बहुत सारे गाइडिंग फैक्टर्स होंगे, एक ऐसी एडवाइस जो आपको मिली जो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, और वो किससे मिली यदि आप बता सकते हैं? बहुत सारे रोल मॉडल्स मेरे प्रोफेशनली बहुत सारे हैं। जैसे इंसान के अपने पित्र होते हैं ना जिनका वो श्राद्ध करता है, वैसे ही इंसान को प्रोफेशनली भी उनके पित्र होते हैं जिनको, जैसे मेरे मियाँ जैक्सन मियाँ का मुझे बर्थडे आता है ना, क्यों याद है, क्योंकि मियाँ जैक्सन मियाँ, जोसेफ लेडू, या फिर पॉल एकमैन या डेनियल गोलमैन, या उसके पहले के जो हैं वो चार्ल्स डार्विन, सर चार्ल्स डार्विन, ये सारे आपकी ज़िंदगी में प्रोफेशनल पित्र होते हैं। पर इंसान को पर्सनल लोग ज़्यादा याद रहते हैं, कि ज़्यादा नज़दीक रहते हैं जी। तो मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है मेरे ग्रैंडपा का बहुत बड़ा हाथ रहा, एंड नॉट टू से कि मेरे परिवार का नहीं रहा, मेरे मम्मी पापा, मेरे मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरे सारे जितने घर के लोग हैं वो सभी रहे, लेकिन ग्रैंडपा का कुछ अमेजिंग तरह का असर रहा। ऐसा होता है ना, कई बार आप एक शख्स आपकी जिंदगी में कम रहता है पर बहुत ज्यादा रहता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा रहते हैं लेकिन बहुत कम रहता है जी। तो पास होना और साथ होना तो अलग कॉन्सेप्ट है। तो मेरे साथ में मैं अपने दादा के पास कम रहा, लेकिन वो मेरे साथ साथ रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मुझे अपने दादा से मिली वो बड़ी सिंपल सी थी। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटा था और यहाँ पे हनुमान जी का एक मंदिर है, सिद्धेश्वर हनुमान भगवान, जो जू के एकदम सामने है, और मेरे दादाजी जो है हाट जाया करते थे, उसके आगे हाट लगता था जी। और उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे बच्चों को माँ बाप ने कैद नहीं कर रखा था, उनके ऊपर पूरे मोहल्ले का हक था। आजकल बच्चों को माँ बाप ने कैद कर लिया है, मोहल्ले का हक नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि छोटे बच्चे को मोहल्ले ही पाल ले तो अच्छा रहता है, माँ बाप पालने जाए तो बिगड़ जाता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि छोटे बच्चा तो इतना प्यारा होता है कि उसको मोहल्ला पाल लेता है, टीनेज बच्चे को माँ बाप को पालना पड़ता है। हमारे यहाँ के माँ बाप बड़े अमेजिंग है, वो पूरा अपनी सारी एनर्जी कंज्यूम बचपन में ही कर देते हैं, और जब वो टीनेज में सच में उनकी जरूरत होती है तब मोहल्ला पाल रहा होता है और वो पाल नहीं सकते। तो मेरे ग्रैंडपा ने मेरी मम्मी से कहा होगा क्या कर रहा है ये, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो कहते चलो हाट ले चलो। तो हाट, हम रेडियो कॉलोनी में रहते थे, मुझे आज भी याद है 119 रेडियो कॉलोनी, वहाँ से दादा वॉक करते थे। हम जब वहाँ गए तो बैठे वहाँ पे, और नॉर्मली ऐसे जब बैठते हैं सीढ़ी, तो मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं कि 10 रुपये थे या 20 रुपये, उसका नोट वहाँ घूम गया। जब हम वहाँ से वापस उठ के आए तो मेरे दादा, उस दादा के जो कुर्ते के खीसे में, वो जेब नहीं बोला करता था, खीसे में जो है वो मिला नहीं उनको कुछ। तो मैंने कहा 10-20 रुपये, मैं बिल्कुल बालमन से मैंने पूछा अपने दादा से, मैंने कहा दादा कितनी अजीब बात है, मैंने भगवान क्या गए और वहाँ पे 10 रुपये खो गए, है ना। तो भगवान क्या जाके 10 रुपये खोने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, कायदे से कुछ मिलता हुआ तो अच्छा रहता। और दादा मुस्कुराए, और दादा ने मेरे को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा, मैं बहुत छोटा था, मुझे पता नहीं कि मुझे कैसे याद है, बेटा हर चीज को खोने या पाने से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। अगर हर इवेंट को, मतलब अब ये मैं इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूँ, लाइन तो उनकी इतनी थी, पर इंटरप्रिटेशन फिर मैंने जिंदगी में निकाली कि हर एक्सपीरियंस को इवैल्यूएट करते नहीं रहना चाहिए।
जैसे अभी विजय जी बात कर रहे थे ना कि मैराथन दौड़ता है, मैराथन में दौड़ता हुआ इंसान हर 100 मीटर में चेक नहीं करता कि वो कौन से नंबर पे है। यस, नेचुरली। तो मुझे ये समझ में आया कि हर अनुभव को खोने पाने के क्राइटेरिया पे तौलने की जरूरत और जल्दी इंसान को नहीं करनी चाहिए। इवेंचुअली इट ऑल एड्स अप। ये किताब की तरह है, आप एक पन्ना निकालेंगे तो जिल्द की वजह से पीछे कहीं और जुड़ा हुआ एक पन्ना रहता है, वो भी ढीला हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं ये आज हम नहीं देख सकते। बिल्कुल। मुझे उस अनुभव ने बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई। वो एडवाइस ये थी कि हर एक्सपीरियंस को, हर इवेंट को खोने पाने जैसे छोटे क्राइटेरिया से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर सर। ऐसी कौन सी बातें हैं या ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनसे आप जीवन में बहुत प्रभावित हुए और आपको लगता है कि ये मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? सहजता। ओके, व्हाई यू थिंक सो? मुझे लगता है वो एक लाइन जो है ना, वो बड़ी खूबसूरत लाइन है कि देखिए जिंदगी इजी नहीं हो सकती पर सिंपल हो सकती है। तो जिंदगी डिफिकल्ट तो रहेगी, आइए उसे कॉम्प्लेक्स ना करें। दिस इज डिफरेंस। बट लाइफ डिफिकल्ट तो रहनी है। हम में से किसकी आसान है बताइए? हमें से किसी को नहीं पता, बीमारी, हादसे, बेवफाई, है ना, सब होगा जिंदगी में, धोखा। पर इंसान को समझना चाहिए कि ये डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, आजकल आप फिल्में भी देखिए, फिल्मों में आजकल कोई विलन नहीं है, गब्बर सिंह और मुगम्मो नहीं है। आजकल अमीर गरीब का कोई लफड़ा नहीं है। आजकल कोई ठाकुर और राजपूत इतनी लड़ते पिक्चरों में, और ऐसा नहीं कि मतलब एकदम बिल्कुल खानदानी दुश्मनी और जमींदारी और ये और कुछ भी नहीं। अब हमारे यहाँ पिक्चरों में कोई विलन है ही नहीं। अब सारे विलन अंदर है। विलन क्या है? विलन ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शादी में रहूं कि नहीं रहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं काम करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं। हम अब क्या, अब प्रॉब्लम ये है कि अब कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से फिल्में बन रही है, अब डिफिकल्टी की वजह से फिल्में। पहले टाइम था डिफिकल्टीज की वजह फिल्म बनती है कि एक काला पत्थर में अमिताभ बच्चन जो है वो आया है और यहाँ शशि कपूर और तोड़ रहे हैं, और फिर ऑफ कोर्स वो छेनू भी आते थे। लेकिन माय पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे ये सब अब है ही नहीं। अब सारी प्रॉब्लम अंदर है। मुझे लगता है सहजता दो टर्म्स पे, पहला कि जिंदगी के अनुभवों को, जैसा मेरे दादा ने समझाया था, कि ऐसे हर बार उसको लेके इवैल्यूएटिव होने की जरूरत नहीं। ये सब इट ऑल एड्स अप। आज आपने मुझे थोड़ा धोखा दे दिया, ठीक है ना, एक आध वक्त पे कभी और आ जाएगा। और दूसरी सहजता है अपने व्यवहार में सहजता। मुझे लगता है इंसान की तकलीफें शुरू ही तब होती हैं जब वो बनने की कोशिश करता है या वो दिखने की कोशिश करता है जो नहीं। आप जैसे हैं उसके जितने नजदीक रह सके। मैं ही नहीं कह रहा हूं वैसे रहें एग्जैक्टली, क्योंकि हम सब लोग हैं तो एनिमल्स ना। अपनी वाली पे आ गए तो फिर कोई नहीं साथ बैठ सकता हमारे। सच तो यही है, मतलब है तो एनिमल्स। 96% तो ह्यूमन हमारा एनिमल ब्रेन है। तो वो 4% जो है, वो 4% भी आप शराब पी लो और 4% की जो है वो कम हो जाती है। तो शराब पिया हुआ आदमी जो है फाइनली वो थोड़ा नजदीक ही हो जाता है फिर वो जानवर होने के। अच्छा, जानवर होने का मतलब नेगेटिव होना नहीं है। जानवर होना, जानवर का नेगेटिव, जानवर इंस्टिंक्टिवली जीता है। तो आपने देखा होगा ना, शराब पी के इंसान क्या होता है, वैसे वैसे कहते गाली ही बकते से नहीं, वैसा भी करता है, स्वीटी बिट्टू इधर आ, बिट्टू मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया बेटा, मैं कभी अच्छा पिता नहीं बन पाया। वो मतलब जानवर बनना मतलब इंस्टिंक्टिव बनना है। जानवर बनना ऐसा मत सोच लीजिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि जानवर बनना बुरा होता है। काश थोड़े जानवर ही रहे हम तो ज्यादा अच्छे रहे। बट पॉइंट ये है, उस पॉइंट पे वापस आऊं कि वो सहजता आपके व्यवहार में कि भाई मैं जैसा हूं, जैसी हूं, मैं उसके नजदीक रह सकूं। और अगर मुझे अपनी बेहतरी करनी है तो इंसान, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, इंसान अपनी सोच बेहतर करके बेहतर नहीं हो सकता है, इंसान को अपना सच बेहतर करना होता है। आप अपना सच बेहतर कीजिए, सोच नहीं। सोच बेहतर करना सच बेहतर करने का ट्रिगर हो सकता है। जी। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता। अब इस सेशन के दौरान मान लीजिए किसी ने इसको जब सुनेगा कोई, तो ये सोच है जो उस तक जा रही है, पर इससे सोच बेहतर करना इज एन इवेंट। सच बेहतर करना इज अ प्रोसेस। सोच बेहतर करना एक घटना है, सच बेहतर करना प्रक्रिया है, तो वो खुद करना पड़ेगी, वो कोई नहीं कर सकता। सो अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, वो व्यवहार तो होना चाहिए सर, सहज। सर जैसे मैनेजमेंट में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन। आज आप इस मुकाम पे हैं तो आप भी इस बारे में सोचते हैं कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 10 साल पहले, मतलब मेरे को काम करते करते ऑलमोस्ट
2 decades से ज़्यादा हो गए, अगर मैं सारे जोड़ूं तो और ज़्यादा होंगे थोड़े। तो आज से 10 साल पहले आए थे, तो मुझे आज भी याद है दैनिक भास्कर का एक इंटरव्यू, पेड इंटरव्यू था, हमने पैसे दे कराया था। हम झूठ क्यों बोलूं, सहजता के रखूं तो अच्छा है। तो कौन मतलब इवेंचुअली, तो ही आस्क्ड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेड कि संदीप जी, आप अपनी ज़िंदगी में आगे आपका क्या विजन है? तो मैंने 10 साल पहले बात बोली थी। मैंने कहा मैंने ऐसा सोचा है कि मैं अपनी ज़िंदगी के, मैं करियर में अगर 40 साल देखता हूँ, अगर 40 साल का करियर, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं अपने करियर के पहले हाफ में ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ और दूसरे हाफ में लोगों तक ज़्यादा, यानी पहले हाफ में मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ, रीच। तो मैं देश विदेश सब जगह बहुत बोला, बहुत लोगों तक पहुँचा, सेशंस, वर्कशॉप्स हमारे साथ, तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ। और उसके बाद लोगों तक ज़्यादा, तो फिर मैं काउंसलिंग साइकोलॉजी पे प्रैक्टिस करने लगा, फिर लोगों की और नज़दीक उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा, उनको समझने में मौका देना। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक बड़ा अजीब सा वर्ड बोला मैंने, मुझे लगता है उनको प्रॉब्लम्स की समझ और फिर सोल्यूशन तक पहुंचाने की प्रक्रिया में उनका हिस्सा बना। तो मैं अब आने वाले वक्त में मैं अपने इसी काम को लगातार बेहतर तरीके से उस फ्लो में, स्किल और चैलेंज के इन टैंडम वाले, उस तरह से करते रहना चाहता हूँ। और मैं बड़ा, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत एम्बिशियस हूँ उसको लेके, पर मैं बहुत प्रोग्रेसिव हूँ उसको लेके। एम्बिशियस और प्रोग्रेसिव होना तो अलग चीज़ है। एम्बिशियस आदमी अचीवमेंट से जोड़ता है, प्रोग्रेसिव आदमी एक्सपीरियंस से जोड़ता है। तो मैं, आपने मुझे कहा वेयर डू यू सी योरसेल्फ फ्यू इयर्स डाउन द लाइन, आई थिंक प्रोग्रेसिव होते हुए अपने ही काम को लगातार बेहतर तरीके से करना चाहूँगा। सो इट्स लाइक कि मैं अपने आप को जान रहा हूँ, अपने आप से कॉम्पीट कर रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मैं अपने आप को जान रहा हूँ और गहरा जान रहा हूँ, और उस जानने की प्रक्रिया में जितना भी अमृत निकल रहा है वो लोगों से बांट रहा हूँ। वाह, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन और इतने अच्छे थॉट दिए, इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसा लग रहा था कि कॉन्वर्सेशन थोड़ा और चले, बट हम लोगों का एक टाइम का कंस्टेंट है, बट थैंक यू सो मच। आज हमने भी इस कॉन्वर्सेशन के ज़रिए बहुत कुछ जानने को मिला। आइए हम देखें किन बातों को अपने जीवन में हम आत्मसात करें, क्योंकि आफ्टर ऑल कैसे, कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। आइए इस विषय पर आप क्या सोचते हैं ज़रूर शेयर करें, और हम जल्दी मिलते हैं एक अगली पर्सनालिटी से। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें। और क्रिकेट में भी आप करियर तब बना सकते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाए, और आप जिंदगी के सारे ऑप्शंस छोड़ के अगर उसी चीज पे लग गए तो आप अगर असफल हुए या आपने अपने गोल हासिल नहीं किए तो आपका दूसरे ऑप्शन नहीं बचते हैं। और मैं सोचता हूँ एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक बेसिक नेसेसिटी है हर व्यक्ति को, व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप करने में। क्योंकि आप, तो मैंने 2-1 मीटिंग में देखा कि हमारी सिलेक्शन में, किसी का नाम नहीं लूँगा, क्रिकेटर सिलेक्शन में बात होती थी, हरभजन सिंह के लिए एक आध जना बोलता था, सौरव गांगुली बहुत चाहते थे कि हरभजन सिंह को टीम में लिया जाए, और कुछ सिलेक्टर्स बिल्कुल अगेंस्ट में थे कि नहीं उसको नहीं। और हमने, मैं भी मेंबर था, पर मैंने ओपिनियन इसलिए दी थी कि मैंने उन दोनों को नहीं देखा था, हरभजन सिंह को भी और उनके कंपटीटर को भी। सौरव गांगुली बहुत इंसिस्ट करते थे, कॉन्फिडेंट थे कि हरभजन सिंह मेरे को चाहिए, पर हमारी बाकी मेंबर्स को नहीं दे रहे थे। तो 2000 में स्टीव वॉक की टीम आई और उन्होंने पहला मैच, एक प्रेसिडेंट 11 का मैच होता है जैसे ट्रायल मैच, वो नागपुर में मैच हुआ, उसमें हरभजन सिंह खेल रहे थे वो प्रेसिडेंट 11 से। मैं वो मैच देखने गया हुआ था।